हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर आ गया हूं फॉर एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है, तो ये जो है हम सोशल साइंस क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो इसे आपको करना क्या है कि इसको एक बार अच्छी तरह से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से एक बार दो बार और खुद से लिखकर प्रैक्टिस करिए और सुबह उठकर एक बार दो बार पढ़िए। ये आपको याद हो जाएगा और अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इस प्रश्नों को अगर आएंगे तो लिखें और अपने एग्ज़ाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोला गया है, इतिहास से हम लिए हैं, इतिहास सेशन से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ठीक है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिखिए और इसे याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों को लिखें या वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए कैसे लिखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा को हुआ था। इनका जन्म जो है जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियरी नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इन्होंने बोन विश्वविद्यालय विधि की शिक्षा ग्रहण किया और लेकिन आगे पढ़ने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। इन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। इन्होंने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवादी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना, सिंपल है। उसके बाद इसके कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या कहा जा रहा है। तो पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा दोस्तों है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा है राजहीन एवं वर्गहीन समाज की व्यवस्था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है, वर्णन करें। तो देखिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों के कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, जैसे नंबर 1 में लिखा गया है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पे एक निश्चित कर लगाया गया था। ठीक है, बचा हुआ अनाज किसान का था और वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि नंबर 2, यद्यपि यह सिद्धांत में कायम, इस सिद्धांत को क्या किया गया तो कायम रखा गया। यहाँ पे को लिखिएगा। ठीक है, सिद्धांत को कायम रखा गया कि जमीन राज की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई। तीसरा बात बताया गया था कि 20 कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक की स्थापना की गई। विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, मतलब विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर उसको भी आमंत्रित किया गया। ठीक है, नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके फलस्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। ओके, यहाँ तक ले आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूसी क्रांति के कारणों को विवेचना करें। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण था, कौन कौन था जी। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। जार का शासन तानाशाही था, जो जनता के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तीसरा है औद्योगिकरण की समस्या। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण की समस्या हो गई, यानी औद्योगिकरण नहीं हो पाया। चौथा है रूसीकरण की नीति। इस नीति के तहत, मतलब ये रूसीकरण जो रूस की में एक नीति लाई गई, इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोश
आक्रोशित हो गया। मतलब जो भी अल्पसंख्यक समूह के लोग रहते थे वो जार के प्रति आक्रोशित हो गए। ये जो रूस में एक नीति ऐसा जार ने लागू किया था जिससे अल्पसंख्यक लोग के समूह क्या हो गए, जार के प्रति आक्रोशित हो गए। ठीक है, अगला है मार्क्स का प्रभाव। तो देखिए मार्क्सवादी विचारधाराओं से रूस में मजदूरों एवं किसानों का क्रांति के लिए एकजुट हुआ। मतलब मार्क्सवादी का ऐसा विचार था जिससे क्या हुआ ना कि रूस में मजदूर और किसान लोग क्रांति करने के लिए एकजुट हो गए थे। ठीक है, उसके प्रभाव ऐसा था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, तो देखिए क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता में असंतोष फैल गया, जनता असंतोष हो गए। ठीक है, मतलब जो क्रीमिया और जापान के साथ जो युद्ध हुआ था जिसमें रूस क्या हो गया था, हार गया था, जिससे जनता को क्या हुआ, असंतोष हुआ। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण। क्या है अगला, असहयोग आंदोलन के कारण। तो देखिए असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, असहयोग आंदोलन महात्मा देखिए असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करना है। ठीक है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन VVI हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया यानी शुरू किया गया, पहला जन आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था कि खिलाफत मुद्दा को लेकर सरकार पर दबाव बनाना। मतलब खिलाफत मुद्दा जो था उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया। और दूसरा था कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना। मतलब पंजाब में सरकार की जो मनमानी कार्रवाई की जा रही थी उसके खिलाफ न्याय प्राप्त करना। ठीक है, स्वराज की प्राप्ति करना ये भी है। और सहयोग आंदोलन के अचानक रुकने से निम्नलिखित परिणाम हुए। मतलब इसके कुछ रिजल्ट हुए। क्या? तो पहला देखिए गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, दूसरा खिलाफत के मुद्दा का अंत हो गया, तीसरा स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही पंजाब में बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त हुआ। चौथा बात बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और कांग्रेस एवं गांधी जी के प्रति पूरे भारतीय जनता का विश्वास जगा। समूचे देश में पहली बार जनता एक साथ आंदोलन के लिए एक हुए। ठीक है, और सातवां है कि चरखा एवं करधा को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए प्रासा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से ही नहीं बल्कि रक्त और तलवार की नीति, ठीक है, रक्त एवं लौह चाहिए या रक्त और तलवार की नीति से होगा। इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रासा की स्थिति को सुधार तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बस इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में अगले शेष क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए इतिहास से 5 नंबर के, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी के पास पहुँचे और सभी लोग देखें और इसको सीखें और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएँ।